Okay. Uh, so I'm audible to all of you. महबूब कुमार आवाज़ आ रहा है? यस सर। ओके. सो आज हम देखते हैं रिवीजन फॉर यूनिट नंबर 3, माइक्रो कंट्रोलर, बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8051 माइक्रो कंट्रोलर. ये जो चैप्टर है 16 मार्क के लिए पूछा जाता है. इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है. 7-8 क्वेश्चंस जो आते हैं वो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो कौन कौन से पॉइंट्स है उसमें वो देखेंगे आज. पहला पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर, ये तीनों में क्या डिफरेंस है. दूसरा जो है टाइप्स ऑफ बसेस, कौन कौन सी बसेस रहती है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस. तीसरा जो पॉइंट है वो है हॉवर्ड एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. चौथा जो है 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका आर्किटेक्चर, पिन कॉन्फ़िगरेशन और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट पॉइंट जो है उसमें क्या है वो है पावर सेविंग ऑप्शंस, आइडल मोड और पावर डाउन मोड, और कंपैरिजन ऑफ 8051 के जो अलग अलग प्रोसेसर है उस फैमिली के, तो उनका एक कंपैरिजन. सो ये 6 टॉपिक इस चैप्टर में इंक्लूड है. नाउ विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. अब माइक्रो प्रोसेसर क्या, सब लोगों ने ऐसे देखा होगा कि तो भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसमें रहता है प्रोसेसर. जो लेटेस्ट चल रहा है वो कोर i7 प्रोसेसर चल रहा है. उसके पहले i3 था, i5 था. ओके. सो जनरली जो यूज़ हो रहा है वो i7 प्रोसेसर है. सो प्रोसेसर ऐसे रहता है, ये प्रोसेसर यूज़ करके हम अलग अलग कंप्यूटर्स या अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स बनाते हैं. सो जनरली माइक्रो प्रोसेसर जो रहते हैं वो कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर. सो माइक्रो प्रोसेसर जो सिस्टम रहती है उसमें एक सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जनरली किया क्या जाता है, वी आर गोइंग टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस, यानी उसमें मेमोरी नहीं रहती है, मेमोरी आपको अलग से कनेक्ट करनी गिरती है. यू हैव टू कनेक्ट द एक्सटर्नल रैम एंड रोम फॉर दैट वन. ओके. उसके बाद में जो आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी अलग से कनेक्ट करने. सो ये रहती है एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम. ओके. सो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम यूज़ करके हम लोग बनाते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर. सो पर्सनल कंप्यूटर में एक सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू के अंदर ये प्रोसेसर रहता है. ओके. और उसमें मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड में हम लोग प्रोसेसर यूज़ करते हैं. उसके बाद में उसमें रैम रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रहती है, रीड ओनली मेमोरी. उसको हम प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क, ऐसे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. अब ये जो डिवाइसेस है इससे कुछ इन्फॉर्मेशन सीपीयू की तरफ जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन सीपीयू से उनकी तरफ आती है. तो उसको कैरी करने के लिए कुछ वायर्स रहती है, उस वायर्स को बोलते हैं बसेस. ओके. सो उसमें 3 बसेस रहती है, कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस. ऐसे 3 अलग अलग टाइप की बसेस कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं. ओके. सो a microprocessor system consists of input, storage, processing and output devices. Under the control of CPU, the main unit of desktop PC is a modular system. Modular system यानी अलग अलग पार्ट्स आप एक साथ जोड़ते हो उसको. उसमें क्या रहता है, मदरबोर्ड रहता है, पावर सप्लाई रहता है, डिस्क ड्राइव. सो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस रहते हैं. सो इनपुट डिवाइसेस जो रहते हैं उसमें कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, जो जनरली आप कंप्यूटर को देखते हैं. ओके. उसके बाद में अलग अलग सेंसर्स भी रह सकते हैं और स्विचेस रह सकते हैं. आउटपुट डिवाइसेस क्या रहते हैं. सो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहला तो होता है मॉनिटर. ओके. डिस्प्ले. सो डिस्प्ले अलग अलग हो सकता है, एलसीडी, एलईडी, सीआरटी डिस्प्ले, प्रिंटर हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है, अलार्म हो सकता है. ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस हो गए. अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम. सो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में डेटा बस आता है, कंट्रोल बस आता है, एड्रेस बस आता है, प्रोग्राम काउंटर आता है, एएलयू आता है. एएलयू स्टैंड फॉर योर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. रजिस्टर आते हैं और अलग अलग क्लॉक डिवाइसेस आते हैं. सो ये जो है माइक्रो प्रोसेसर, इस माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करके जो हम सिस्टम बनाते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम. उसका जो एग्जांपल देखेंगे तो आता है कंप्यूटर. अब आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर. कंप्यूटर में है ना सबसे एक मेन पार्ट जो रहता है वो सीपीयू. कंप्यूटर क्या ऐसे केस रहता है, उस केस के अंदर एक मदरबोर्ड रहता है, अलग अलग कार्ड्स रहते हैं, फिर रैम मेमोरी रहती है, आपका हार्ड डिस्क रहता है या फिर आजकल एसएसडी यूज़ कर रहे हैं. एक सीपीयू को ठंडा रखने के लिए एक फ़ैन रहता है, उसको सीपीयू को टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको मेंटेन रखने के लिए, और एक पावर सप्लाई यूनिट रहता है. ओके. और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका प्रोसेसर है वो.
उसके बाद में एक मॉनिटर रहता है, कीबोर्ड रहता है, स्पीकर्स और माउस, ये ऐसे सब पार्ट्स मिला के एक दूसरे से जोड़ के जो बनता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर। ये हो गया आपका पूरा डेस्कटॉप पीसी सिस्टम। ओके, और उसके बाद में आजकल लैपटॉप भी काफ़ी सारे यूज़ हो रहे हैं। सो लैपटॉप में भी प्रोसेसर ही यूज़ होते हैं। और हाई एंड में अगर आप जाएंगे तो डेटा सेंटर, जैसे बड़ी बड़ी कंप्यूटर कंपनीज रहती है, गूगल का डेटा सेंटर रहता है, तो उसमें ऐसे काफ़ी सारे हजारों लाखों सीपीयू जो रहते हैं ना, ऐसे ये पूरे कर स्टोर करके रखते हैं, ये डेटा सेंटर बनता है। ओके, इट इज़ इन ह्यूज स्केल। सो नाउ ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर के बारे में और माइक्रो प्रोसेसर की एप्लीकेशंस। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो है माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि मेमोरी भी चिप में ही होती है। ओके, सो आपका जो चिप है या आईसी, जिसको आप लोग आईसी बोलते हैं, तो आईसी में क्या है, प्रोसेसर भी है, प्रोसेसर के साथ में उसमें रैम भी है, रोम भी है, उसके साथ में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ऑसिलेटर सर्किट, सब कुछ एक साथ कनेक्ट किया हुआ रहता है। यानी एक सिंगल चिप में आपको मेमोरी भी मिलती है, प्रोसेसर भी मिलता है, टाइमर भी मिलते हैं, काउंटर भी मिलते हैं, ऑसिलेटर भी मिलता है, सब कुछ एक जगह पे रहता है। उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ओके, सो माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सो ये अलग अलग एप्लीकेशंस है जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि डिजिटल कैमरास, डीएसएलआर है, वहाँ पे यूज़ होते हैं, फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, मीडिया प्लेयर। ओके, उसके बाद में जो बड़ी बड़ी मशीन्स रहती है हॉस्पिटल में, उसमें यूज़ होते हैं, ईसीजी मशीन, ईईजी मशीन्स में यूज़ होते हैं, रोबोट्स में यूज़ होते हैं, कार्स में यूज़ होते हैं। ओके, वॉशिंग मशीन जो रहता है उसमें यूज़ होते हैं, वेंडिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, सीआरओ, ऑसिलोस्कोप, डिजिटल मल्टीमीटर। ओके, माउस, कीबोर्ड, यानी लगभग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आप यूज़ करते हैं उसमें जनरली माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते हैं। ओके, सो ये हो गया माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। सो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में बेसिक डिफरेंस क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के साथ में आपको मेमोरी वगैरह एडिशनली कनेक्ट करनी रहती है और माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट मेमोरी रहती है। Okay, that is a major difference between microprocessor and microcontroller. Now the question which is commonly asked in the exam is this one. Compare microprocessor and microcontroller. This question is asked in the exam for 4 mark. 4 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव द कंपैरिजन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर। सो आप अगर डायग्राम देखते हैं तो इसमें ये हो गया माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, प्रोसेसर अलग है, उसके साथ में रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसमें प्रोग्राम स्टोर करना है वो अलग से कनेक्ट किए, रैम अलग से कनेक्ट किए, इनपुट आउटपुट पोर्ट अलग से कनेक्ट किए, टाइमर अलग से कनेक्ट किया है और सीरियल इंटरफेस अलग से, यानी बाकी सब कंपोनेंट्स आपने क्या किए, एक्सटर्नली कनेक्ट किए। ओके, ये जितने भी कंपोनेंट्स है, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली। सो दिस इज़ योर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। सो ये जो एक्सटर्नली कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं तो सिस्टम क्या हो जाती है, बल्की हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है। और माइक्रो कंट्रोलर से बेस्ड सिस्टम में देखेंगे आप तो आपका माइक्रो कंट्रोलर, रैम, रोम, आईओ पोर्ट, टाइमर, सीरियल सब एक ही चिप में है, एक ही आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट जो रहता है ना, एक ही आईसी में एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। सो उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर जनरली कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है और माइक्रो कंट्रोलर जनरली एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ किया जाता है। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर में क्या रहता है कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सटर्नली कनेक्ट रहते हैं और इसमें क्या रहता है, इंटरनल। माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, सब उसके अंदर ही रहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में क्या रहता है कि एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं तो सर्किट बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। और माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, उसके अंदर ही है सब कुछ, क्या है, माइक्रो कंट्रोलर के चिप के अंदर है, तो इसके लिए उसका सर्किट छोटा होता है। ओके, सो इट कैन नॉट बी यूज इन कॉम्पैक्ट सिस्टम, और ये कॉम्पैक्ट सिस्टम में यूज़ किया जाता है इसलिए ये इफ़िशियंट रहता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा इनफिशिएंट रहता है क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी रहती है। सो पावर कंजम्पशन वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है उसका। सो मैं अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसकी सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है
और ये क्या किया है मैंने, एक ही चिप में पूरा ये कर दिया, तो इसकी सिस्टम की एंटायर जो कॉस्ट है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है। अब एक्सटर्नल कंपोनेंट मैंने ज्वाइन किए तो इसका पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम कंज्यूम मोर पावर एंड माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम कंज्यूम लेस पावर। ओके, द मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट हैव पावर सेविंग फीचर। जैसे आप डेस्कटॉप पीसी वगैरह जो लेते हैं, मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो रहती है ना, उसमें पावर सेविंग फीचर्स नहीं रहता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर्स बेस्ड सिस्टम में दो फीचर्स रहते हैं, एक आइडल मोड रहता है और एक पावर सेविंग मोड रहता है। सो उससे क्या होता है कि पावर कंजम्पशन आप कम कर सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल ही हम मेमोरी कनेक्ट करते हैं। सो वो क्या होता है, उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि उसको बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो ये क्या है, मेमोरी यहाँ पर है, प्रोसेसर यहाँ है, सो इसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, यहाँ पर मेमोरी है, यहाँ पे प्रोसेसर है, जो डिस्टेंस कम होता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा फास्ट होता है। कंपेरेटिवली इट इज़ समवॉट फास्ट एज कम्पेयर टू द same level of microprocessor based system, because here the distance will increases, the signal has to pass through certain distance. Okay, so ये slow रहता है और ये तो क्या रहता है, थोड़ा फास्ट रहता है। माइक्रो प्रोसेसर हैव लेस नंबर ऑफ रेजिस्टर, इसके अंदर रेजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टर्स क्या रहते हैं, थोड़े कम रहते हैं, और इसके अंदर क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टर्स दिए हुए रहते हैं। ओके, सो इसकी प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है, आप इजीली प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। ये जनरली वॉन न्यूमॉन आर्किटेक्चर पे डिपेंड रहता है और ये जनरली रहता है हॉवर्ड आर्किटेक्चर पे डिपेंड्स। अब वो क्या रहता है हम लोग अभी देखेंगे। वॉन न्यूमॉन में क्या रहता है कि दोनों मेमोरी अलग अलग रहती है, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी क्या रहती है, सेपरेट रहती है। और हॉवर्ड में दोनों क्या रहती है, सॉरी एक ही रहती है, और इसमें क्या रहती है, तो हॉवर्ड में दोनों प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी इज सेपरेट। और वॉन न्यूमन में क्या रहता है, एक ही मेमोरी में आप प्रोग्राम भी स्टोर कर सकते हो और डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। सो इसके एप्लीकेशंस क्या है, सो पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, और ये गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जितने भी यूज़ करते हैं वहाँ पर ये, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, आपका एयर फ्रायर हो गया, MP3 प्लेयर्स हो गए, टीवी के रिमोट्स हो गए, वहाँ पे जनरली माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ किए जाते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए आते हैं। आपको कम से कम इसमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं। You have to write down minimum 4 points for this one for 4 marks. Okay, so if you are going to draw this diagram, you can easily write down the 4 points from this diagram. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. ओके, हा प्रश्न एक्झाममध्ये बरेचदा विचारला जातो 4 मार्काला, आणि तुम्हाला 4 मार्काकरता कमीत कमी 4 पॉईंट तरी लिहायचे आहेत. ओके, सो 4 पॉईंटमध्ये सर्वात पहिला पॉईंट हा तुम्ही ड्रॉ करू शकता, डायग्राम. ओके, सेकंड वन इज द कॉस्ट, लो कॉस्ट, power consumption is less. Okay, internal operation, all the components are internal, so its speed is fast. Okay, and it is a compact one, its circuit is compact. Now next questions which may be asked in the exam is your Howard architecture and von Neumann architectures. So ये भी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में. ये दो में से एक क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है, आइदर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का कंपैरिजन, या फिर वॉन न्यूमैन और हॉवर्ड आर्किटेक्चर्स का कंपैरिजन. सो अब आप देखते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू सी, अगर ये डायग्राम आप ठीक से करते हैं तो यू कैन ईजीली राइट डाउन द 4 पॉइंट्स फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ. इसमें क्या है कि मेमोरी जो है वो एक ही है, योर प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी इज सेम. ओके, और यहाँ पर क्या है, हॉवर्ड में डेटा मेमोरी एंड प्रोग्राम मेमोरी इज़ डिफरेंट. आपकी प्रोग्राम मेमोरी अलग है और डेटा मेमोरी अलग है. ओके, सो ये हो गया पहला पॉइंट. सेम मेमोरी इन वॉन न्यूमैन, सेम मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. ओके, एक ही मेमोरी है, यू आर गोइंग टू यूज़ द सेम मेमोरी. और यहाँ पे दो अलग अलग मेमोरी है, सेपरेट मेमोरी, एक डेटा के लिए अलग है और प्रोग्राम के लिए अलग है. सो एक ही अगर मेमोरी है तो आपको एक ही सेट लगता है आपको बसेस का, एड्रेस बस और डेटा बस एक ही लगेगी. अ सिंगल सेट ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस इज़ रिक्वायर्ड. और यहाँ पे दो अलग अलग मेमोरी है, इसलिए दो सेट लग रहे हैं. ओके, डज नॉट अलाउ टू साइमल्टेनियस
आप इसमें है ना एक साथ दो इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो सेपरेट मेमोरी है, इसलिए आप डेटा मेमोरी से अलग से लिख सकते हैं और प्रोग्राम मेमोरी में साइमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम्स you can interact with these two memories, but here it is not possible because it is a single memory and you are using the single data bus and address bus. Okay, so these 4 points are clear from your diagram only. So ये डायग्राम भी अगर याद रखते हैं आप लोग तो 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं इसमें. ओके, सो उसके बाद में द प्रोग्राम कैन बी इजीली मॉडिफाइड बाय इटसेल्फ सिंस इट इज स्टोर्ड इन द रीड राइट मेमोरी. अब यहाँ पे क्या है, आपका रैम और रोम एक ही है. ओके, रीड राइट मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करके रखा है आपने, सो उसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे है ना थोड़ा कोड मॉडिफाई करने के लिए थोड़ा ये होता है, क्योंकि कोड मेमोरी इज़ रीड ओनली एंड डेटा मेमोरी इज़ रीड राइट. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द प्रोग्राम कंटेंट टू बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम इटसेल्फ. प्रोग्राम खुद को ये अपडेट नहीं कर सकता है क्योंकि वो अलग जगह पे लिखा हुआ है. ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द मैथमेटिशियन वॉन न्यूमन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कंप्यूटर हॉवर्ड मार्क 1 कंप्यूटर. उसके इससे उसको नाम दिया गया है. ओके, इसमें क्या होता है, प्रोसेसर को 2 क्लॉक साइकिल लगते हैं. प्रोसेसर नीड्स 2 क्लॉक साइकिल टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन. यहाँ पर एक क्लॉक साइकिल में ही आपका हो जाता है काम. ओके, यहाँ पे 2 क्लॉक साइकिल रखते हैं एक इंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पे एक सिंगल साइकिल में हो जाता है. सो इट इज़ ओल्डर एंड इट इज़ कंपेरेटिवली न्यू आर्किटेक्चर. ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू कैन जस्ट राइट इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स. सो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. मिनिमम 4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन द एग्जाम. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, अब बसेस है क्या. सो बसेस है जो हम लोग यूज़ करते हैं डेटा सेंड करने के लिए, वायर्स, उसको बोलते हैं बसेस. सो डेटा जो सेंड हो रहा है, मेरा सिग्नल जो सेंड हो रहा है, सिग्नल डेटा है क्या रहता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस. सिग्नल जो इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो होता है, सो सिग्नल फ्लो होने के लिए आपको क्या चाहिए, वायर चाहिए ऐसी, तो उसको बोलते हैं बसेस. सो जनरली माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, उसमें 3 बस रहती है, एक डेटा बस, एक एड्रेस बस और एक कंट्रोल बस. अब ये बस एक्चुअली दिखती कैसे है. सो इफ़ यू आर सीन द पीसीबी, ये ऐसे छोटी छोटी लाइंस देख रहे हैं आप यहाँ पर. यस सर. these tracks are nothing but the buses. These are used to send the signal. यहाँ से सिग्नल जा रहा है. ओके, सो बसेस ऐसे रहती है. तो सीपीयू में है ना 3 बसेस रहती है. कौन कौन सी बसेस है. सो सबसे पहले जो है ना डेटा कैरी करती है उसको बोलते हैं डेटा बस, जो एड्रेस कैरी करती है उसको बोलते हैं एड्रेस बस, और जो बस कंट्रोल करती है कम्युनिकेशन को बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल बस. सो एड्रेस बस किस लिए यूज़ होती है, क्योंकि हर एक डिवाइस को एक एड्रेस असाइन किया हुआ रहता है. सो आपको किस डिवाइस को सिग्नल भेजना है वो कैसे पता चलेगा, तो वो एड्रेस बस उसको आइडेंटिफाई करेगी. सो व्हाट द एड्रेस बस विल डू, फॉर अ डिवाइस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सीपीयू, it must be assigned an address. The address assigned to a given device must be unique. हर एक का एड्रेस यूनिक होना चाहिए. ओके, सो CPU puts the address on address bus and the decoding circuitry find the device. सो जनरली 8051 में जो एड्रेस बस है वो 16 बिट है और यूनिडायरेक्शनल है. यूनिडायरेक्शनल मीन्स सिर्फ CPU की तरफ से ही सिग्नल डिवाइसेस को जाएगा, एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शन. दूसरी बात जो रहती है डेटा बस. सो डेटा बस का काम क्या है, द CPU आइदर गेट्स द डेटा फ्रॉम डिवाइस और सेंड द डेटा टू इट. ओके, सो डेटा बस जो है वो 8 बिट की 8051 में, और वो बाई डायरेक्शनल है, यानी डेटा CPU की तरफ भी जाता है और CPU से डिवाइसेस की तरफ भी जाता है, दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है. उसके बाद में जो आता है वो है कंट्रोल बस. इट विल प्रोवाइड द रीड एंड राइट सिग्नल टू द डिवाइसेस टू इंडिकेट इफ द CPU इज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन और सेंडिंग इट इंफॉर्मेशन. Okay, or it manage the information flow between the components indicating whether the operation is read or write, ensuring that the operation happen at right time. और 8051 में जो डेटा बस है उसकी जो विड्थ है वो 8 बिट है. सो ये 3 डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है 2 मार्क के लिए. अगर आपको एक कोई भी डेफिनेशन क्वेश्चन 1 में पूछी जाती है, सो उसमें पूछा जाएगा शायद आपको एड्रेस बस या फिर डेटा बस, या फिर 4 मार्क के लिए पूछेंगे. सो उसमें पूछ सकते हैं व्हाट आर द बसेस विच आर यूज इन 8051
एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। सो आपको पूरे ये लिखने हैं, एड्रेस बस का क्या काम है, डेटा बस का क्या काम है, और कंट्रोल बस का क्या काम है, और उसके साइज क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये 2 मार्क के Yes, sir. लिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है, या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 आर्किटेक्चर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ 8051। लेकिन क्या होता है, इतना बड़ा देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतना निकालना क्या, कैसे याद रहेगा। सो यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस वन। अगर ये क्वेश्चन पूछते भी है कि 8051 का आर्किटेक्चर या ब्लॉक डायग्राम निकालो, तो आपको ये नहीं निकालना है, सिर्फ ये याद रखो ऐसे रहता है, आपको निकालना है ये। इज इट क्लियर? यस। अब ब्लॉक sir. डायग्राम में क्या क्या है, अब ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे एक सीपीयू है, उसमें इंटरप्ट कंट्रोल है, उसमें ऑसिलेटर है, रैम है, ओके रैम है, रॉम है, टाइमर्स है, सीरियल पोर्ट है, आईओ पोर्ट्स है, और बसेस है, बस कंट्रोल है, और कुछ सिग्नल्स, कुछ ऐसे लाइंस है, और लाइंस को एरो कनेक्ट किए। सो जब भी आप ये ड्रॉ करेंगे ना, यू हैव टू शो द एरो, ओके। और एरो का डायरेक्शन जो है ना वो इंडिकेट करता है, जैसे इंटरप्ट कंट्रोल, वो इसका जो एरो है ना वो सीपीयू की तरफ आ रहा है, दिस इज़ कमिंग टुवर्ड्स द सीपीयू। ऑसिलेटर भी सीपीयू की तरफ आ रहा है। सो दिस एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये सीपीयू से इंफॉर्मेशन बाहर भी जा रही है, दिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल, ये इधर भी जा रहा है और वो इधर भी आ रहा है, बट दे हैव नॉट शोन ओवर ईयर। अब रॉम है, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ से सिर्फ मैं रीड कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है। लेकिन रैम में मैं राइट भी कर सकता हूँ, इसलिए बाई डायरेक्शनल है, इधर से इंफॉर्मेशन ऐसे भी जा रहा है और अंदर भी जा रहा है, ओके। सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 दैट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। ये 4 मार्क के लिए पूछी जाती है एग्जाम में। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ये 4 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। या फिर इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब फीचर्स में क्या है, जो ब्लॉक डायग्राम में वही फीचर्स में है। अब ब्लॉक डायग्राम में आप देखेंगे उसमें मेमोरी है, 8051 की मेमोरी कितनी है, उसमें रॉम है, रीड ओनली मेमोरी, सो 4 किलोबाइट ऑफ रीड ओनली मेमोरी, ओके। उसमें क्या है, 128 बाइट ऑफ रैम है, इसमें 8 बिट डेटा बस है, 16 बिट एड्रेस बस है, इसमें 32 जनरल पर्पज़ रजिस्टर है, 2 16 बिट टाइमर है। अब आप देखेंगे यहाँ पे टाइमर 0 एंड टाइमर 1, सो यहाँ इसमें 2 टाइमर है 16 बिट के। उसके बाद में इंटरप्ट्स है, सो टोटल कितने इंटरप्ट्स है, यहाँ पे 5 इंटरप्ट्स है, उसमें से 3 इंटरनल है और 2 एक्सटर्नल है। 8 बिट स्टैक पॉइंटर है, 6 बिट प्रोग्राम काउंटर है, ओके। और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए 1 माइक्रो सेकेंड का टाइम लगता है। इसमें सीरियल कम्युनिकेशन है, सीरियल कम्युनिकेशन फुल ड्यूप्लेक्स है। फुल ड्यूप्लेक्स यानी ये सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, ओके। यानी जस्ट लाइक इट इज़ ए रोड, ओके। जैसे ये रोड है तो ट्रैफिक दोनों तरफ जाती है ना, वैसे ये डेटा सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है साइमल्टेनियसली, सेंड द डेटा एज वेल एज रिसीव द डेटा, दैट इज कॉल्ड एज फुल ड्यूप्लेक्स मोड। पैरेलल पोर्ट है, उसमें पोर्ट 4 पोर्ट है, P0, P1, P2 एंड P3, okay, and these ports can be used as a IO ports. So either this question may be asked for 4 marks or the block diagram may be asked for 4 marks. ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। एक तो ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, उसका नाम हो सकता है ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर हो, या दूसरा सैलिएंट फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 8051। ये दोनों में से एक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा ही जाता है। उसके बाद में सबसे कॉमन जो क्वेश्चंस फिर से इस चैप्टर में आता है वो है पिन डायग्राम ऑफ 8051। 8051 की पिन डायग्राम। सो 8051 को टोटल 40 पिन है, ओके। और ये पिन स्टार्ट होती है यहाँ से, ये नॉच रहता है, यहाँ पे एक छोटा डॉट रहता है, और डॉट के बाजू से जो पहली पिन रहती है उसको 1 नंबर दिया जाता है। सो 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 और 21 टू 40। ये जो है इसमें टोटल 40 पिन है, उसमें से पिन नंबर 40 और 20 ये पावर सप्लाई देने के लिए रहती है। इसको VCC को कनेक्ट कर देते हैं +5 वोल्ट को, ओके, और इसको ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बिना ये माइक्रो कंट्रोलर चालू ही नहीं होता है। पिन नंबर 9 रीसेट के लिए होती है। पिन नंबर 29, 30 और 31 एक्सटर्नल मेमोरी, अगर आप यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल मेमोरी तो ही यूज़ होती है, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होती है। सो पिन नंबर 1 to
8, this is your port 1. Pin number 10 to 17, this is port 3. Pin number 21 to 28 is your port 2 और पिन नंबर 32 to 39 इज़ योर पोर्ट 0. ये 32 टोटल पिन्स कितनी हो गई? 32 पिन हो गई. ये किस लिए यूज़ की जाती है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है. अब इसमें जो क्वेश्चन आता है तो ये ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ 8051. ये क्वेश्चन पूछा तो 4 मार्क के लिए आएगा. 6 मार्क के लिए अगर पूछते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ 8051 एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पिन. ओके, तो ईच पिन यानी कौन से पिन्स है? सो जनरली पिन नंबर 1 से 8, 10 से 17 तक, 21 से 28 और 32 से लेके 39. ये जो पिन है वो तो सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए ही होती है. तो उसके अलावा कौन सी पिन है? पिन नंबर 9, उसका फंक्शन क्या है? रीसेट. वो रीसेट के लिए यूज़ की जाती है. पिन नंबर 20 और 40 किस लिए यूज़ करती है? पावर सप्लाई देने के लिए. 18 और 19 क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करने के लिए. और कभी कभी 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में. What are the functions of pin number 20, 30 and 31? अब pin number 20, program store enable, P same, is employed to interpret for outer program memory. अगर आप लोग external memory यूज़ कर रहे तो ही ये पिन यूज़ होती है, otherwise this pin cannot be used. Pin number 30, okay, external access is employed to prohibit outer memory interfacing. If no outer memory is needed, this pin is DAC high by linking to VCC. अगर एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ कर रहे हैं तो ही पिन नंबर 30 भी यूज़ करनी है, उसके अलावा यूज़ नहीं करनी है. और 31 भी ALE एड्रेस लेस एनेबल इज़ ब्रॉट इन टू प्ले टू डीमल्टीप्लेक्स द एड्रेस डेटा इंडिकेशन टू पोर्ट 0. ओके, सो अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक्सटर्नल मेमोरी तक जाने के लिए आपको 2 पोर्ट यूज़ करने गिरते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी की जो विड्थ है वो ज़्यादा है यानी रेंज ज़्यादा है. तो मुझे 16 बिट यूज़ करने, तो 16 बिट में पोर्ट 0 एक्ट एज अ लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और पोर्ट 2 एक्ट एज अ हायर ऑर्डर एड्रेस बस. आप ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे AD0 लिखा है. AD0 to AD7 मीन्स इट एक्ट एज अ लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, और AD8 to A15 इट इज़ अ हायर ऑर्डर एड्रेस बस. ओके, जब आप सिस्टम को रीसेट करते हैं ना, उस टाइम पे everything, all the ports are configure as a input ports. okay, so जब आप उस पर पहला 0 लिखेंगे तो उसको आउटपुट पोर्ट करते हैं, और फिर से अगर इनपुट करना है तो उसको फिर से आपको 1 सेंड करना होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इज इट क्लियर? पिन डायग्राम ये 4 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से. और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पिन डायग्राम है इसमें जो पोर्ट नंबर 3 है उसकी जो पिन है वो दूसरे काम के लिए भी यूज़ होती है, तो उसके फंक्शन बताइए. ये क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए पूछा जाता है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स. सो फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ओनली. ये पिन डायग्राम याद करके रखो, ये इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके. सो ये अल्टरनेट फंक्शन का भी पूछते हैं, तो पिन नंबर 10 P3.0 RxD. okay, receive the data, transmit the data, INT 0, external interrupt 0, external interrupt 1, timer 0, timer 1, read and write operation. So these are the alternate functions of port 3 pin. This question is also asked in the exam for 10 marks. okay, so इसके पहले सिर्फ आपको लिखना है पिन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 like that. Is it clear? Yes sir. अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें वो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. 8051 में कितनी मेमोरी है और उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है. सो 8051 में 2 मेमोरी है. एक है आपकी प्रोग्राम मेमोरी जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और दूसरी है आपकी डेटा मेमोरी जिसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो प्रोग्राम मेमोरी जो है ना, वो इंटरनल मेमोरी जो है वो आपकी 4 किलोबाइट है. लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो 4 किलोबाइट के ऊपर हो, उसकी साइज़ ज़्यादा हो, तो आप उसको 4 किलोबाइट में स्टोर नहीं कर सकते. एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ द एक्सटर्नल मेमोरी. जैसे आपके मोबाइल में भी इंटरनल मेमोरी रहती है 64 GB, लेकिन आपका डेटा अगर ज़्यादा हो गया तो आप क्या करते हो, उसमें एक मेमोरी कार्ड डाल देते हैं. वैसे ही अगर मेरे
डेटा ज़्यादा है मेरे पास में, प्रोग्राम की साइज़ बड़ी है, तो मेरे इंटरनल मेमोरी जो 4 किलोबाइट की है उसमें स्टोर नहीं हो सकता. सो एट दैट टाइम आई हैव टू यूज़ द एक्सटर्नल मेमोरी. सो एक्सटर्नल मेमोरी में 60 किलोबाइट की अटैच कर सकता हूँ या फिर 64 किलोबाइट की. ओके, सो टोटल सपोर्टिंग कैपेसिटी 8051 जो प्रोग्राम है माइक्रो कंट्रोलर है वो 64 किलोबाइट को सपोर्ट करता है. एक तो आप 4 किलोबाइट इंटरनल यूज़ करो और जो बाकी है वो एक्सटर्नल 60 किलोबाइट उसको कनेक्ट कर सकते एक्सटर्नली, या फिर टोटल 64 किलोबाइट की आप कनेक्ट कर दो, टोटल 64 किलोबाइट की. लेकिन आप जब दोनों यूज़ कर रहे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक साथ यूज़ कर रहे, यानी पहले एक प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, उसकी लिमिट ख़त्म होने के बाद में वो यहाँ पे जाएगा, तो उस केस में जो ई पिन है ना उसको VCC से कनेक्ट करके रखना है. ओके, और सिर्फ आप एक्सटर्नल यूज़ कर रहे, इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी यूज़ ही नहीं करनी है. सो उस केस में जो ई पिन है ना उसको ग्राउंड से कनेक्ट करके रखना है. एंड दिस डायग्राम इज आस्क इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स. उसके साथ में आपको ये भी लिखना है थोड़ा कि इंटरनल मेमोरी जो है वो 4 किलोबाइट की है. इफ़ एक्सटर्नल मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड देन यू कैन इंटरफेस द 60 किलोबाइट. सो टोटल 64 kilobytes memory is available. By default, external SS pin should be connected to VCC so that the instruction are fetched from internal memory initially. And when the limit of internal memory is over, control is automatically moved to the external memory to fetch the remaining instruction. Okay. सो ये हो गया जब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मेमोरी यूज़ करनी है. लेकिन अगर आपको सिर्फ एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करनी है तो ई पिन को ग्राउंड को कनेक्ट करना है एंड देन यू आर गोइंग टू यूज़ ओनली एक्सटर्नल मेमोरी. जो दूसरी मेमोरी है वो 8051 में है, वो है रैम. और रैम की कैपेसिटी जो है वो है 128 बाइट. सो ये जो है रैम जो डिवाइड की है उसमें 3 सेगमेंट में डिवाइड की है. सो जो पहला सेगमेंट है उसको बोलते हैं रजिस्टर बैंक, दूसरा सेगमेंट है उसको बोलते हैं बिट एड्रेसेबल एरिया. ओके, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं स्क्रैच पैड एरिया. सो ये 3 पार्ट्स में रैम को डिवाइड किया रहता है. सो रैम का जो है ना 128 बाइट वो चालू होता है 00 से और जाता है 7FH तक. ओके, सो पहले जो है उसमें 4 रजिस्टर बैंक है, रजिस्टर बैंक 0, 1, 2 एंड 3. और हर एक रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर है. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि रजिस्टर बैंक 0 जो है उसमें 8 रजिस्टर है, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7. ओके, सो ये टोटल कितने हो गए अभी 32 बाइट, यानी 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट एंड 8 बाइट. सो इट इज़ टोटल 32 बाइट. सो जो रजिस्टर बैंक है दैट रजिस्टर बैंक विल गो फ्रॉम 00 to 1FH, 00 to 1FH. फिर 20 से लेके 2F तक चालू होता है, उसको बोलते हैं बीट एड्रेसेबल. यानी इसकी हर एक बीट, हर एक मेमोरी लोकेशन को मैं इंडिविजुअली एक्सेस कर सकता हूँ, वो हो गया बीट एड्रेसेबल. उसके बाद में 30 से 7FH तक जो जाता है उसको बोलते हैं स्क्रैच पैड. सो ये हो गया आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. सो इस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है. फर्स्ट है रजिस्टर बैंक, दिस इज़ द लोएस्ट 32 बाइट्स ऑफ मेमोरी. ओके, और इट इज़ डेजिग्नेटेड फॉर 4 रजिस्टर बैंक जो है R0, R1, R2, R3, और हर एक बैंक में 8 रजिस्टर है. ओके, दूसरा जो है वो बीट एड्रेसेबल एरिया जो चलता है 20 से लेके 2FH तक. और तीसरा जो है वो स्क्रैच पैड एरिया जो है 80 बाइट्स. सो 80 + 16 + 32. सो ये 18 + 16 + 32 ये पूरा सब मिला के होता है आपका 128 बाइट. ये हो गया आपका रैम कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स और 6 मार्क. क्वेश्चन क्या रहेगा एग्जाम में? मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर. ओके, एक्सप्लेन द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर. अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 में पूछा जाता है तो 4 मार्क के लिए होगा, और 5 या 6 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मार्क में पूछा जाता है तो जनरली 6 मार्क के लिए पूछा जाता है. सो इन दैट केस if it is for 6 marks you have to explain in detail everything. So उसके बाद में आता है रीसेट सर्किट. अब रीसेट सर्किट क्या है? सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क के लिए. रीसेट सर्किट में सिर्फ आप हेलो
तर ते 4 मार्क्सला जर आलं तर दोन्ही पण पॉईंट लिहायचे का, प्रोग्राम मेमरी आणि डेटा मेमरी? या 4 मार्काला जरी विचारलं तरी तुम्हाला तेवढंच लिहायचं आहे. हो ओके. आणि 6 हो मार्काला जरी विचारलं तरी तेवढंच लिहायचं आहे. पण थोडं हो शॉर्टमध्ये तुम्ही पॉईंट वाईज लिहू शकता त्या केसमध्ये. हो. थँक्यू. रीसेट सर्किट. आता रीसेट सर्किट जो विचारला जातो तो पण जनरली ये भी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जाता है. सो इसमें तो काफ़ी सिंपल है. एक 8051 का बॉक्स निकालना है, सिर्फ वहाँ पे एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर कनेक्ट करना है. दिस इज़ कॉल्ड एज पावर ऑन रीसेट सर्किट. और जो दूसरा है उसमें सिर्फ यहाँ पे एक पुश बटन कनेक्ट करना है. ये हो गया आपका मैनुअल रीसेट सर्किट. अब रीसेट सर्किट क्या करता है? ओके, सो रीसेट सर्किट दो तरह से काम करता है. एक पावर ऑन रीसेट. पावर ऑन रीसेट मीन्स जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर का पावर सप्लाई ऑन करेंगे वो पहले रीसेट हो जाएगा. और दूसरा रहता है मैनुअल रीसेट. सो जब वो पुश बटन प्रेस करेंगे उस टाइम वो रीसेट होगा. सो रीसेट सर्किट जब आप रीसेट करते हैं तो इंटरनल रैम को अफेक्ट नहीं करता है. ओके, रैम का कंटेंट इरेज नहीं होता है. फॉर रीसेट टू हैपन द रीसेट पिन, अब रीसेट पिन है आपकी पिन नंबर 9, उसको 2 मशीन साइकिल के लिए यानी कम से कम 2 माइक्रो सेकंड के लिए उसको आपको ऑन रखना है. ओके, क्योंकि एक मशीन साइकिल का टाइम जो रहता है वो जनरली रहता है 1 माइक्रो सेकंड. सो कम से कम 2 या 3 माइक्रो सेकंड के लिए आपको उसको ऑन रखना है. सो बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू पुश इट विल एटलीस्ट गो फॉर सम मिली सेकंड. ओके, 10 मिली सेकंड तक तो हम प्रेस करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो ही जाता है उस टाइम पे. अब रीसेट होता है तो क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर इज़ क्लियर एंड स्टार्ट फ्रॉम 0 0. ओके, जैसे आपके प्रोग्राम में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं ना हम ORG 0000H, यानी क्या हो गया आपका मेमोरी लोकेशन जो प्रोग्राम स्टोर होगा कहाँ पे होगा 00 से. सो प्रोग्राम काउंटर जो रहता है ना रीसेट करने के बाद में वो क्या हो जाता है, पहले कहीं पे भी हो वो कहाँ पे आ जाएगा, रीसेट के बाद में 00 पे आ जाएगा. दूसरा क्या होगा, रजिस्टर बैंक 0 इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. नाही ना ओके, अजून 4 रजिस्टर बैंक है अपने पास में. काम ओके, पप्पाचं कौन घेणार कौन सी है? रजिस्टर बैंक 0 1 2 एंड 3. सो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जब आप रीसेट करेंगे तो RB0 सिलेक्ट हो जाएगी. स्टैक पॉइंटर इज इनिशियलाइज टू 07H. जो स्टैक पॉइंटर है उसकी वैल्यू जो होगी वो 07 आ जाएगी. और जितने भी पोर्ट्स है वो FF हो जाएगी. ओके, ऑल द पोर्ट्स आर गोइंग टू बी रिटर्न विद द FF. मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट दे आर गोइंग टू बी कंसिडर एज अ इनपुट पोर्ट्स ओनली. अब उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है, सो ये क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए. 4 मार्क के लिए एक डायग्राम और इसको इतना आपको लिखना है. दूसरा जो आता है कि पावर सेविंग क्या है, 8051 के पावर सेविंग फीचर्स क्या है. सो पावर सेविंग में इसमें 2 मोड आते हैं, एक आइडल मोड आता है, दूसरा पावर डाउन मोड आता है. सो 8051 हैज़ 2 पावर सेविंग मोड्स. वन इज़ IDE मोड एंड PD मोड. लेकिन इसको कंट्रोल कहाँ से करते हैं, तो एक पीकॉन रजिस्टर रहता है. ये पीकॉन एक SFR है. SFR स्टैंड्स फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जो आपके रैम में ही रहते हैं. ओके, सो रैम के अंदर जो आउटर रैम यानी एडिशनल रैम जो रहती है ना, वी हैव टोटल 128 बाइट ऑफ रैम दैट कैन बी यूज बाय यूज़र. और दूसरी जो है ना वो 8051 खुद के लिए यूज़ करता है, वो रहती है 80 से चालू होती है और यहाँ तक जाती है नेक्स्ट 128 बाइट तक. ओके, तो इसमें SFR रहते हैं. तो ये जो एक उसमें का SFR है वो पीकॉन है, पावर कंट्रोल. सो इससे हम लोग कौन सा मोड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आइडल मोड या पावर डाउन मोड. ओके, सो अगर आइडल मोड सिलेक्ट करना है तो उसको पिन को हाई करना होगा, पावर डाउन सिलेक्ट करना है तो उस पिन को हाई करना होगा. मुझे आइडल मोड पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है. और पावर डाउन मोड ऑन करना है तो यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है. ओके, सो पावर डाउन मोड में होता क्या है, जब भी हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को पावर डाउन मोड में डालते हैं तो क्या होता है, वो इंटरनल ऑसिलेटर को बंद कर देता है. इन पावर डाउन मोड इट विल डिस्कनेक्ट स्विच ऑफ द इंटरनल ऑसिलेटर. और ऑसिलेटरों को बंद करने की वजह से पावर कंजम्पशन क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. ओके, पावर डाउन मोड में डालते हैं तो उसका उससे क्या होगा, ऑसिलेटर सर्किट बंद कर देगा और ऑसिलेटर सर्किट बंद करने से पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा. व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ इन से पावर डाउन मोड, ओके, वो सिर्फ 2 वोल्ट का पावर लेता है और जनरली 40 माइक्रो एम्पियर से कम करंट लेता है. इट विल टेक द करंट विच इज़ लेस देन 40 माइक्रो एम्पियर.
ओके, सो पावर डाउन मोड से अगर बाहर निकालना है आपको तो आपको रीसेट प्रेस करना होगा। आप डायरेक्टली नहीं निकल सकते उसमें से बाहर, आपको रीसेट की करना होगा, तभी आप पावर डाउन मोड में से बाहर आ सकते हैं। When the power microcontroller is in power down mode, all state of SFR register and input output remains unchanged. पावर डाउन मोड में है ना कि कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती है या फिर चेंज नहीं होती है, वो वैसी ही रहेगी। बाय सेटिंग बैक टू द नॉर्मल मोड द कंटेंट ऑफ SFR रजिस्टर इज लॉस्ट। ओके, लेकिन जब आप रीसेट करते हैं तो रीसेट करने के बाद में SFR का कंटेंट क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन रैम का कंटेंट सेव रहता है, रैम का कंटेंट चेंज नहीं होगा। रीसेट सिग्नल मस्ट बी लॉन्ग इनफ, सो रीसेट सिग्नल जनरली होना चाहिए 10 मिली सेकेंड का। ओके, सो 10 मिली सेकेंड का रीसेट सिग्नल आप जब देंगे, सो एट दैट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी अगेन कम टू द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल को फिर से काम करने में उतना टाइम लगता है। ओके, क्योंकि आपने उसको बंद करके रखा था, फिर से चालू कर रहे, सो इट विल टेक सम टाइम एंड टू दैट टाइम इज जनरली 10 माइक्रोसेकंड तक का टाइम लेता है। सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन पावर डाउन मोड। सो ये क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरा जो मोड है वो आइडल मोड है। सो आइडल मोड में भी क्या करते हैं हम, आइडल जो पिन है, आइडियल पिन पीकॉन रजिस्टर की, उसको 1 कर देते हैं एंड देन यू आर गोइंग टू बी गोइंग टू द आइडल मोड। सो आइडल मोड में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर टर्न ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर कंज्यूमर, CPU को बंद कर देता है। ओके, एंड बाकी जो रहते हैं वो सब चालू रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर कहाँ कंज्यूम हो रही है, आपकी CPU में। वाइल अदर पेरिफेरल यूनिट्स सच एज सीरियल पोर्ट, टाइमर, इंटरप्ट कंटिन्यू ऑपरेटिंग विदाउट कंज्यूमिंग मच पावर, और इसमें लगभग 6.5 मिली एम्पियर तक की पावर कंज्यूम करता है। इन आइडल मोड द स्टेट ऑफ ऑल रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिमेन अनचेंज। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है रजिस्टर की वैल्यूज़ या IO पोर्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू वैसी ही रहती है। इन ऑर्डर टू एग्जिट द आइडल मोड एंड मेक द माइक्रो कंट्रोलर ऑपरेट नॉर्मली, उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, रीसेट, हमेशा रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नेसेसरी टू एनेबल एंड एग्जीक्यूट एनी इंटरप्ट और रीसेट। आप इंटरप्ट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर रीसेट, लेकिन पावर डाउन में से बाहर निकलने के लिए आपको हमेशा रीसेट ही करना है। ओके, लेकिन आइडल मोड में से आप इंटरप्ट जो सब रूटीन रहता है उसमें से भी आप इंटरप्ट को ये करके निकल सकते हैं, इंटरप्ट एनेबल करके आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। इट विल कॉज द आइडियल बिट टू बी ऑटोमेटिकली क्लियर। सो जब आप इसको इंटरप्ट से बाहर ये करते हैं, क्लियर करते हैं, सो आइडियल बीट जो रहती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है ना, इसकी वैल्यू 0, एंड प्रोग्राम रेज्यूम ऑपरेशन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन हैविंग द सेट आइडियल बीट। जहाँ पे आइडियल बीट सेट की होगी वहीं से प्रोग्राम फिर आगे कंटिन्यू होता है। इट इज़ रिकमेंडेड द फर्स्ट 3 इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट नाउ आर NOP इंस्ट्रक्शन। जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर को आइडल मोड से बाहर निकालेंगे तो पहली जो 3 इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी होनी चाहिए, NOP मीन्स नो ऑपरेशन, कुछ भी नहीं करना। माइक्रो कंट्रोलर 3 इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करने वाला है, NOP, यानी सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी वर्क। They don't perform any operation but provide some time for microcontroller to stabilize and prevent the undesired changes on the IO ports. So NOP इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं करती है, लेकिन थोड़ा टाइम देती है माइक्रो कंट्रोलर को, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाता है और कुछ चेंजेस हो IO पोर्ट पे उसको क्या कर देता है, रिकॉर्ड कर देता है। ओके, सो ये हो गया आपका ऑल अबाउट योर पावर सेविंग फीचर्स ऑफ 8051 और पावर मोड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन। अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। ये भी 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, और ये अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कंपैरिजन में क्या करना है, 8051 8052 जनरली इन दोनों की पूछी जाती है, कभी कभी 8031 का भी पूछा जा सकता है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू सी व्हाट आर द पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच आई एम गोइंग टू कंपेयर, रोम, मेमोरी कितनी है, रैम कितना है, टाइमर कितने हैं, IO पोर्ट्स कितने हैं, IO पिन्स कितनी है, सीरियल पोर्ट क्या है, इंटरप्ट कितने हैं, और वॉचडॉग टाइमर है कि नहीं है। सो आप देखेंगे 8051 की रोम कितनी है, 4 किलोबाइट, और 52 में क्या है, 8 किलोबाइट। रैम कितनी है, 128, 52 में 256। यहाँ पे 2 टाइमर है, यहाँ पे 3 टाइमर है, बाकी सब पैरामीटर सेम है। 32 पिन्स है, इसमें भी 32 पिन्स है, इसमें एक सीरियल पोर्ट है, इसमें भी एक सीरियल पोर्ट है। यहाँ पे इंटरप्ट क्या है, 6 है, यहाँ पे इंटरप्ट 8 है,
और दोनों में वॉच डॉग टाइमर नहीं है। सिर्फ इतना क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके, सो यू कैन ईजीली राइट इट। सिर्फ मेमोरी को डबल कर देना है। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे 4 है उसकी जगह 8 लिखना है, यहाँ पे 128 से 256 लिखने हैं, यहाँ पे 2 टाइमर है, यहाँ पे 3 टाइमर है, बाकी पिन वगैरह जो है वो सेम ही है। यहाँ पे इंटरप्ट 5 या 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 इंटरप्ट्स रहते हैं। ओके, अगर 331 आता है, कंपेयर द 8051 एंड 8031। 8031 में इंटरनल मेमोरी नहीं रहती है, प्रोग्राम मेमोरी उसकी ज़ीरो रहती है, बाकी सब जो है ऑल द पैरामीटर्स, ऑल दिस पैरामीटर्स आर द पैरामीटर्स ऑफ योर 8051। 8051 और 8031 में एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, 8051 में रोम 4 किलोबाइट्स है और 8031 में क्या है, वो 0 किलोबाइट्स है, यानी उसमें इंटरनल की मेमोरी अवेलेबल नहीं है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें वॉचडॉग टाइमर है और इसमें वॉचडॉग टाइमर नहीं है। ओके, कभी जनरली ये 3 ही पूछे जाते हैं। अगर 8751 का भी पूछते हैं तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो है वो UV है, यानी इसकी जो मेमोरी है उसको क्लियर किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। ओके, यहाँ पे EEP रैम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पे UV अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दैट इज द ओनली डिफरेंस, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। सो दिस इज ऑल्सो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर 4 मार्क्स, लेकिन सिर्फ 2 के बारे में पूछा जाएगा, ये 4 के बारे में नहीं। सो जनरली इट इज़ फॉर दिस 2 ओनली और दिस 2 ओनली। अब उसके बाद में कुछ रजिस्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो सबसे कॉमन रजिस्टर जो है वो PSW, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर है। सो उसमें जनरली 8 बिट, ऑल द रजिस्टर्स ऑफ 8051 आर 8 बिट रजिस्टर। सो पहली पैरिटी बिट रहती है, दूसरी बिट जो है वो रिजर्व बिट है, OB ओवरफ्लो, रजिस्टर बैंक सिलेक्ट, ओके, जनरल पर्पस फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी एंड कैरी। ओके, और इसके फंक्शंस क्या है। सो ये जो है इससे हम लोग है ना रजिस्टर बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। 00 अगर है तो रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्ट है, 01 है तो रजिस्टर बैंक 1 सिलेक्ट है, 10 है तो रजिस्टर बैंक 2 सिलेक्ट है, 11 है तो रजिस्टर बैंक 3 सिलेक्ट है। सो ये क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन PSW रजिस्टर। सो आपको ये रजिस्टर ड्रॉ करना है और ये उसके फंक्शंस लिखने हैं, फंक्शंस यानी उसका काम क्या है वो। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। उसके बाद में कुछ और SFR से TCOM, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर्स, ये किस लिए यूज़ होता है। ओके, सो इसके ये भी कोई 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, TMOD रजिस्टर, टाइमर मोड रजिस्टर। ओके, सो ये टाइमर का मोड सिलेक्ट करने के लिए अब टाइमर के 4 मोड रहते हैं, टाइमर मोड 0, टाइमर मोड 1, टाइमर मोड 2 और टाइमर मोड 3। सो ये जो बीट्स है इससे हम लोग टाइमर का मोड सिलेक्ट करते हैं। सो 13 बिट मोड, 16 बिट मोड, 8 बिट ऑटो रिलोड मोड और स्प्लिट मोड। ये जो है टाइमर या काउंटर ऑपरेशन यूज़ करना है आपको, उसके लिए यूज़ होता है। ओके, और ये जो रहता है टाइमर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ओके, और टाइमर को स्टार्ट और स्टॉप यहाँ से करते हैं हम लोग, TR0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड TF0 टाइमर का काम होने के बाद में ये जो 4 पिन है ये टाइमर की है और ये जो है वो इंटरप्ट की है। ओके, उसके बाद में IE रजिस्टर आता है, एक इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर। सो वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 5 इंटरप्ट्स इन 8051। ओके, 8051 में 5 इंटरप्ट्स है, एक्सटर्नल इंटरप्ट, टाइमर इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट, टाइमर इंटरप्ट और सीरियल इंटरप्ट, ये 5 इंटरप्ट। और कभी कभी रीसेट को भी यूज़ किया जाता है इंटरप्ट की तरह, तो उसको बोलते हैं कि 6 इंटरप्ट है। सो ये इंटरप्ट जो है 5, उनको यहाँ से एनेबल या डिसेबल किया जाता है कि आप उसको इंटरप्ट यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। यूज़ करना है तो 1 लिखना है, नहीं यूज़ करना है तो 0 लिखना है। सो यू कैन एनेबल और डिसेबल द इंटरप्ट बाय राइटिंग 0। सो इट इज़ अ IE रजिस्टर। उसके बाद में रहता है IP रजिस्टर, इंटरप्ट प्रायोरिटी। अब किस इंटरप्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी है तो ये डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर्स। और जो प्रायोरिटी रहती है, ये क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए। अब जितने भी मैंने SFRs निकाले हैं ना यहाँ पे, ये सब 4 मार्क के लिए इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चंस आ गए। ओके, TCON रजिस्टर, TMOD रजिस्टर, IE रजिस्टर, IP रजिस्टर एंड राइट द इंटरप्ट प्रायोरिटी अपॉन रीसेट।
ये भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कभी की एग्ज़ाम में कि रीसेट करने के बाद में इंटरप्ट की प्रायोरिटी क्या होगी वो लिखो। तो सबसे पहला इंटरप्ट जो रहता है हाईएस्ट प्रायोरिटी वो रहता है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, बाद में टाइमर 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, टाइमर 1, उसके बाद में सीरियल। ओके, सो दिस इज़ द प्रायोरिटी बेस्ड ऑन योर रीसेट। और 8052 अगर यूज़ करें तो उसमें टाइमर 2 भी रहता है, उसमें 3 टाइमर रहते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर आस्क इन द एग्ज़ाम। अभी हमने रिकैप किया है। सो ये जो चैप्टर है इस 16 मार्क का है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 24 मार्क्स के। कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर का कंपैरिजन, दूसरा वॉन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर का कंपैरिजन, स्टैक क्या होता है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में बसेस कौन सी होती है, माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर की एक ब्लॉक डायग्राम, मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ 8051, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर जो है 8051 का या ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम। ओके, सो उसके बाद में फंक्शंस ऑफ अल्टरनेट पिन्स ऑफ 8051, कौन कौन सी पिन किस लिए यूज़ होती है उसका एक फंक्शन, रीसेट सर्किट कैसे काम करता है, पावर सेविंग फीचर्स क्या है, और कंपैरिजन। These are the questions. So I have start 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So ये 9 questions है, और उसके बाद में PSW, TMOD या फिर एक कोई भी SFR, एक या दो SFR। सो लगभग ये 11 क्वेश्चंस है। 11 क्वेश्चंस में से लगभग 8 या 9 क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में आते ही है। ओके, सो दिस इज़ द क्विक रिविजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 3. Is it clear? This chapter will help you to Yes, sir. score as well as it is very easy for passing purpose, क्योंकि ये 24 इसमें 16 मार्क्स तो आपको इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि इस पे है ना 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन रिपीटेड है। उसमें से ज़्यादातर डायग्राम है कंपैरिजन की है, कम से कम एक कंपैरिजन का क्वेश्चन रहेगा और कम से कम एक या दो डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम। ओके, सो पासिंग के लिए आप इजीली इसको ये कंसिडर कर सकते हैं। So this is the revision session for your chapter number 3.